सोचिए रात के 3 बज रहे हैं। सबसे शांत वक्त। हाँ बिल्कुल। हम अपने बिस्तर पर लेटे हैं, नींद कोसों दूर है और बस छत को घूर रहे हैं और अचानक जैसे दिमाग में एक विचार क्लिक करता है। एक ऐसा विचार जो सीने में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देता है ना। सही कहा। विचार ये कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, वो हर इंसान जिसे हम प्यार करते हैं एक दिन हमेशा के लिए चला जाएगा। ये वाकई एक बहुत ही भारी थॉट है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की गहराई से जुड़ा है, और ये डर किसी को भी किसी भी उम्र में लग सकता है। लेकिन टीनेजर्स को ये सवाल बहुत तेजी से हिट करता है और आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य विषय यही 3 बजे वाली घबराहट, यही डर है। तो इस डीप डाइव के लिए हमारे पास सोर्स मटेरियल क्या है? आज हमारे पास जो नोट्स है ना, वो एक 15 साल के टीनेजर के लिखे हुए बेहद गहरे और दार्शनिक विचार हैं। ओह, 15 साल की उम्र में ऐसे विचार आना काफी इंट्रीगिंग है। बहुत ज्यादा। इन नोट्स में एक बहुत ही डराने वाला फैक्ट दिया गया है। उसने लिखा है कि लगभग 5 बिलियन सालों में हमारा सूरज बड़ा होगा, एक्सपैंड करेगा और इस पृथ्वी को जलाकर राख कर देगा। मतलब लिटरली सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, ना ताजमहल, ना आईफोन्स, ना कोई हिस्ट्री की बुक। इंसान ने जो कुछ भी आज तक अचीव किया है वो सब डिलीट हो जाएगा। ये सुनकर सच में खालीपन लगने लगता है। तो ऐसे में आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है। हम इन नोट्स के जरिए ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे और हम ये समझेंगे कि कैसे किसी भी चीज का कोई मतलब ना होना दरअसल दुनिया की सबसे अच्छी और आजाद करने वाली खबर हो सकती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। एक तरफ सब कुछ राख होने वाला है और दूसरी तरफ हम लोग ग्रेड्स के लिए या लोग क्या कहेंगे वाले डर के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। हम सोशल मीडिया के लाइक्स के पीछे एक अंधी दौड़ में शामिल है। अगर यूनिवर्स के इतने बड़े स्केल पर देखा जाए तो क्या हमारी ये पूरी एग्जिस्टेंस एक एरर मैसेज से ज्यादा कुछ है? और फिर भी हम छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस लेते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब भी हम निहिलिज्म शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आमतौर पर एक बहुत ही नेगेटिव तस्वीर बनती है। हाँ, जैसे एक उदास इंसान जिससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, एक गंदा सा कमरा, काले कपड़े और सैड म्यूजिक। बिल्कुल। और इस डार्क इमेज को बनाने में 19th सेंचुरी के एक फिलोसोफर फ्रीडरिक नीत्शे का एक बड़ा हाथ रहा है। उनका एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट था, गॉड इज डेड। गॉड इज डेड। ये सुनने में बहुत लिटरल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, जैसे किसी ने किसी सुपरनैचुरल एंटिटी को खत्म कर दिया हो। असल में नीचे का मतलब कुछ और ही था। वो ह्यूमैनिटी के मॉरल कंपस या नैतिक दिशा के टूटने की बात कर रहे थे। सदियों से इंसानों के पास जीने के लिए एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट हुआ करती थी। एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट। हाँ, समाज ने कुछ रूल्स तय किए थे कि ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है, और इन रूल्स को फॉलो करने से आपको एक एंड गोल मिलेगा, जैसे हेवन। लाइफ का एक प्री डिसाइडेड मीनिंग था, एक प्लॉट होता था जिसके आगे पीछे पूरी जिंदगी घूमती थी। लेकिन फिर साइंस और लॉजिक ने उस स्क्रिप्ट पर सवाल खड़े कर दिए। एग्जैक्टली। जब हम चार्ल्स डार्विन और एवोल्यूशन की थ्योरी को देखते हैं तो साइंस ने हमें ये रियलाइज करवाया कि इंसान इस यूनिवर्स के सेंटर में बैठा कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं है। नोट्स में भी इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि हम बस एक रैंडम सी प्लैनेट पर इवॉल्व हुए मंकीज हैं। हम एटम्स का एक ऐसा क्लस्टर हैं जो अचानक हुए कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से कॉन्शियस हो गया है। और अगर हम बायोलॉजी से आगे बढ़कर फिजिक्स की बात करें तो पिक्चर और भी डरावनी हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स वाले लॉस की बात कर रही हैं आप? हाँ, थर्मोडायनामिक्स के नियम हमें बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स हीट डेथ की तरफ बढ़ रहा है। हीट डेथ, ये टर्म ही अपने आप में डर पैदा करता है। सही कहा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे तारे बुझ जाएंगे, कोई नई एनर्जी नहीं बनेगी, सब कुछ इतना ठंडा और बेजान हो जाएगा कि किसी भी तरह की कोई मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होगी। तो मतलब हर एक याद, हर एक गाना, दो लोगों के बीच शेयर किया गया हर एक प्यार भरा पल, सब हमेशा के लिए वैनिश। सब हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस पॉइंट पर आकर दिमाग सच में सुन पड़ जाता है और मुझे लगता है कि यहीं पर वो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड या अस्तित्व का डर पैदा होता है। बिल्कुल होता है। जब इंसान को इस बात की रियलिटी हिट करती है तो पैनिक होना नेचुरल है। क्योंकि अगर हम लॉजिकली सोचें, किसी ने स्कूल में टॉप किया या फेल हो गया
तो क्या 1 ट्रिलियन साल बाद इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सितारों को इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी ने अपनी क्रश से अपने दिल की बात कही या नहीं? नहीं। और शायद यही निहिलिज्म का असली रूप है, ये एहसास कि हमारे वजूद का अपना कोई मीनिंग या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और इस डर के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रीजन भी है। ओह, कैसा रीजन? इंसान का दिमाग लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद एक मीनिंग मेकिंग मशीन बन चुका है। हमारे एंसेस्टर्स को जंगल में जिंदा रहने के लिए पैटर्न्स ढूंढने पड़ते थे। अच्छा, जैसे अगर झाड़ियों में कुछ हिला तो दिमाग ने तुरंत उसका मीनिंग निकाला कि वहां शेर हो सकता। वही तो, इसी तरह हम हर एक चीज में एक मतलब या कहानी ढूंढने के आदी हो चुके हैं। तो हमारा दिमाग डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि वो हर इंसिडेंट में एक अर्थ तलाशे। हाँ, और जब हम एक ऐसे यूनिवर्स को देखते हैं जिसका अपना कोई मतलब नहीं है, जहां सब कुछ रैंडम है, तो हमारे दिमाग का सिस्टम क्रैश होने लगता है। ये तो एक कॉस्मिक जोक जैसा लगता है ना, एक मजाक। इंसान इतनी मेहनत करता है, दुख सहता है, स्ट्रगल करता है, और बदले में यूनिवर्स उसे जो रिवॉर्ड देता है वो है जीरो। एग्जैक्टली जीरो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुझे आप ये बताइए, अगर कोई पुरानी स्क्रिप्ट बची ही नहीं है और लाइफ की इस पूरी मूवी का कोई प्लॉट ही नहीं है, तो फिर लोग सुबह बिस्तर से उठते क्यों हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अगर कुछ भी मैटर नहीं करता तो कोई मेहनत क्यों करे, खाना क्यों खाए? यही वो मूड है जहां लोग अक्सर डिप्रेस हो जाते हैं। दुनिया अनफेयर है और एंड में सब मिट्टी होना। ये रिएक्शन बहुत नेचुरल है, लेकिन ये निराशा सिर्फ तब तक रहती है जब तक इंसान किसी हायर पर्पस या किसी बड़े और छुपे हुए मकसद की तलाश कर रहा हो। और यहीं पर हमारे सोर्स नोट्स एक बहुत बड़ा शिफ्ट रहते हैं, है ना? बिल्कुल। वो 15 साल का टीनेजर कहता है कि ये मीनिंगलेसनेस कोई जेल नहीं बल्कि एक चाबी है, और इसी कॉन्सेप्ट को ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म कहा गया है। अगर यूनिवर्स हमें कोई पर्पस नहीं देता है तो इसका सीधा सा मतलब ये भी तो है कि यूनिवर्स का हम पर कोई अथॉरिटी ही नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हूँ। मान लीजिए कुछ लोग एक खाली सफेद कमरे में फंस गए हैं। वहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई टास्क नहीं है, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शुरू में लोग घबराएंगे, डरेंगे। हाँ, पैनिक तो होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उन्हें समझ आ जाएगा कि इस कमरे का कोई मीनिंग नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो खुद अपना टाइम पास करने के लिए कोई गेम इन्वेंट करेंगे। वो खुद ही रूल्स बनाएंगे और खुद ही उस गेम को एंजॉय करेंगे। वाह, ये तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट गेम खेलने जैसा है, जिसका जिक्र नोट्स में भी है। हाँ, माइनक्राफ्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। माइनक्राफ्ट एक सैंडबॉक्स गेम है जिसका कोई एंड गोल नहीं होता। इसमें किसी बॉस को नहीं हराना होता, किसी को बचाना नहीं होता। तो एक प्लेयर वहां क्या करता है? वही करता है जो उसे पसंद होता है। सही बात है। वो अपनी मर्जी का घर बनाता है, एक्सप्लोर करता है, या बस अपने दोस्तों के साथ मजे करता है। क्यों? क्योंकि गेम खेलने का मकसद ही मजा करना है। कोई और यूनिवर्स का गॉड उसको ये नहीं बता रहा कि तुम्हारी जीत किस बात में है। और इस आजादी का एहसास ही ना नाहिलिज्म के अंधेरे को एक सुपर पावर में बदल देता है। जब यूनिवर्स की तरफ से कोई दबाव नहीं होता तो हम अपनी कहानी के राइटर खुद बन जाते हैं। तो चलिए इस सुपर पावर को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर देखते हैं, खासकर उस टीनेज स्ट्रेस को कम करने में जिसका नोट्स में डिटेल में जिक्र है। हाँ, इस फिलॉसफी से 3 बहुत बड़ी सुपर पावर्स मिलती हैं। पहली है फियर ऑफ फेलियर, यानी हारने के डर से आजादी। ये डर तो बहुत डीप रूटेड होता है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई एग्जाम में फेल हो गया या कोई बड़ा करियर आइडिया काम नहीं कर पाया। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर सोचें तो हमारा करियर ग्राफ धूल के एक पार्टिकल से भी छोटा है। तो फेल होने का डर खत्म हो गया, क्योंकि फेल हुए तो भी स्टार्स को थोड़ी ना फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। और दूसरी सुपर पावर है एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी का गायब हो जाना। हो, जैसे स्कूल के स्टेज पर स्पीच देते हुए भूल जाना या सबके सामने फंबलिंग कर देना। उस वक्त तो लगता है कि जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। होता है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म कहता है कि 100 साल बाद इस इंसिडेंट को कोई याद नहीं रखने वाला। तो एम्बैरेसमेंट कैसा? ये काफी लिबरेटिंग है। और इससे जुड़ी तीसरी सुपर पावर है सोशल प्रेशर का बेअसर हो जाना। लोग क्या कहेंगे, ये सोसाइटी का सबसे बड़ा हथियार होता है। और ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म इस पूरी धारणा को ही इररिलेवेंट कर देता है। क्योंकि जो लोग आज हमें जज कर रहे हैं वो खुद भी एक दिन नहीं रहेंगे। उनके ओपिनियंस, उनका जजमेंट, सब कुछ टेम्पररी है। जब ऑडियंस ही नहीं बचेगी तो उनकी तालियों के हिसाब से अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट क्यों लिखें? यहीं पर हम आज़ाद महसूस करते हैं और वही डिसीजंस लेते हैं जो हमें जेन्युइनली खुशी देते हैं। ये सुनने में सच में बहुत रेवोल्यूशनरी लग रहा है। लेकिन एक नेचुरल सा डर यहाँ सामने आता है। कैसा डर?
मैं सोच रहा था कि अगर किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें सेल्फिश बन जाना चाहिए? क्या हम रूल्स तोड़ना शुरू कर दें, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें? ये एक बहुत ही क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो नाइहिलिज्म के बारे में लोग पाल लेते हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक नाइहिलिज्म इस डर को बहुत लॉजिकली दूर करता है। असल में ये फिलॉसफी हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए कहती है। बेहतर इंसान? पर अगर यूनिवर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो बेहतर क्यों बनना है? क्योंकि इसका रीजन एम्पैथी है। इसको ऐसे सोचिए, अगर यही एक लाइफ है और डेथ के बाद कोई सेकंड चांस या आफ्टर लाइफ नहीं मिलने वाला, हाँ, अगर सिर्फ यही मोमेंट है तो जो कुछ है वो यही है। हर एक इंसान, हर एक जानवर उसी फियर और उसी स्ट्रगल का सामना कर रहा है जिसका हम कर रहे हैं। हम सब एक ही नाव में हैं जो एक ठंडे और बेपरवाह यूनिवर्स में तैर रही है। ओ, मैं समझ रहा हूँ। तो चूंकि यूनिवर्स हमारी केयर नहीं कर सकता, हमें खुद एक दूसरे की केयर करनी होगी। बिल्कुल। कोई ऊपर से आकर हमें नहीं बताएगा कि क्या सही है। यूनिवर्स प्यार नहीं दे सकता, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम खुद वो प्यार बनाएं। ये बहुत प्यारी बात है। हमारी ड्यूटी है कि हम इस छोटी सी एग्जिस्टेंस को अपने और दूसरों के लिए जितना हो सके प्लेजेंट बनाएं। दर्द और तकलीफ तो ऑलरेडी इस मीनिंगलेस दुनिया का हिस्सा हैं, तो हम उसमें और इजाफा क्यों करें? सही बात है। नोट्स में भी यही लिखा है कि यू आर द मेन कैरेक्टर, नॉट बिकॉज आप डेस्टिन्ड है कोई बड़ा काम करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपनी छोटी सी दुनिया के खुद भगवान हैं। और यहीं से वो कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल नथिंगनेस में ब्यूटी ढूंढना। हम लोग अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, एक बड़ा घर, बड़ी कार या एक ऐसी लेगेसी जो सदियों तक याद रखी जाए। लेकिन हमने अभी बात की थी कि 5 बिलियन सालों में सूरज सब जला देगा, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट या जूलियस सीजर जैसे लोगों का नाम भी तो हमेशा के लिए मिट जाएगा। एग्जैक्टली। तो जब बड़ा नाम और बड़ी लेगेसी भी मिट जाएगी तो हमें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? उन चीजों पर जो हमारे आज को खुशनुमा बनाती हैं। हाँ, हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो यूनिवर्स के लिए मीनिंगलेस हो सकती हैं, पर हमारी आज की रियलिटी, हमारे एक्सपीरियंस के लिए बहुत मैटर करती हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छी कॉफी का टेस्ट। बिल्कुल। या दोस्तों के साथ की गई वो फिजूल की बातें जिनका कोई सेंस नहीं होता पर वो हमें हंसाती हैं। एक पुराना गाना जो अचानक आपसे कनेक्ट कर जाए और आपको रुला दे, या फिर एक ढलता हुआ सनसेट। सनसेट तो रोज होता है, पर हम अपनी दौड़ भाग में उसको कभी ठहर कर देखते ही नहीं। सही बात है। ये चीजें कॉस्मोस के लिए मैटर नहीं करती, पर हमारे लिए करती हैं। और एक इतने बड़े यूनिवर्स में पूरी तरह से खुद होना और इन छोटी पसंदीदा चीजों को जीना ही सबसे बड़ा रिबेलियन है। अपनी जिंदगी का मतलब खुद तय करना ही सबसे बड़ी आजादी है। और इस पूरे डीप डाइव का निष्कर्ष भी यही है कि इंसान यूनिवर्स के स्केल पर बहुत छोटा हो सकता है, पर ये कोई बोझ नहीं है, ये खाली कैनवस है। और इस कैनवस पर हम अपने हिसाब से रंग भर सकते हैं। इस बात पर हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार चैलेंज दिया गया है जो मैं चाहता हूं कि सभी लोग सुने। वो रात के आसमान वाला चैलेंज? हाँ, उस 15 साल की टीनेजर ने लिखा है कि अगली बार जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो, चाहे एग्जाम का, करियर का या फिर किसी बुरे हार्ट ब्रेक का, तो बस बाहर जाकर रात के आसमान की तरफ देखना, उन तारों को देखना जो हमसे लाइट ईयर्स दूर हैं, और रियलाइज करना कि हम इस यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। और फिर बस मुस्कुराना, क्योंकि जब हम इतने छोटे हैं तो हमारी वो परेशानियां और डर भी उतने ही छोटे हैं। किसी भी चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं। ये वाकई बहुत सूदिंग है, पर इस चर्चा को कंप्लीटली रैप अप करने से पहले मैं एक नया और बहुत गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसी थॉट जो सोर्स नोट से भी एक कदम आगे जाती है। जरूर। क्या विचार है वो? जरा सोचिए, हमारी धरती, हमारा दिमाग, ये सब कुछ बाहर से तो नहीं आया है ना? हम भी तो इसी यूनिवर्स का ही हिस्सा है ना? हाँ, हम उसी स्टारडस्ट से बने हैं जिससे तारे बने हैं। तो अगर हम यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जिस तरह से हम सोचते हैं और जिस तरह हम लाइफ को मीनिंग देते हैं, यही वो इकलौता तरीका हो जिससे ये बड़ा सा यूनिवर्स खुद को समझने की कोशिश कर रहा है? ओह वाओ, मतलब हम यूनिवर्स की आंखें और कान हैं। एग्जैक्टली। हम वो जरिया हैं जिससे यूनिवर्स खुद को महसूस कर रहा है। हमारे बिना यूनिवर्स बिल्कुल अनकॉन्शियस होता। तो शायद इस मीनिंगलेस और ठंडे खालीपन में यही हमारा सबसे बड़ा और सबसे प्यारा पर्पस है। ये विचार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
एक एरर मैसेज होने से लेकर यूनिवर्स की आंखें बनने तक का ये सफर बहुत ही आजाद करने वाला था।